वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही जितना भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा, है ना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, ताकि क्लास के अंदर ही आपको सारी चीजें जो है वो याद हो जाए और बार बार जो हम पिछला रिवाइज करते हैं ना, उससे आपको काफी बेनिफिट भी होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है, जेम्स एंडरसन कौन है जिनको भी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? किस उपाधि से? नाइटहुड की उपाधि से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, जिनके हाथ में एक बॉल दिख रही है आपको, ये हैं जेम्स एंडरसन और ये इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज। एक चीज ध्यान रखिएगा, देश का नाम जरूर याद रखिएगा, किस देश से इनका संबंध है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इनसे ये भी पूछ दिया जाए ना कि इनका संबंध किस चीज से है, किस देश से संबंध है, क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, क्या है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अभी जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज थे और इनको भी नाइटहुड की उपाधि मिली है। ध्यान रखिएगा 2024 में इन्होंने ना संन्यास की घोषणा की है, जुलाई 2024 में, पिछले साल ही अभी, है ना, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है 2024 में। नाम क्या है? जेम्स एंडरसन, और नाइटहुड की इनको उपाधि दी गई है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि ये जो उपाधि इनको दी गई है, ये क्यों दी गई है और ये नाइटहुड की उपाधि होती क्या है। देखिए, नाइटहुड जो है ये एक ऐसी उपाधि है जिसे ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेष योगदान या देश के प्रति सेवा के लिए दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनको किस लिए दिया गया है। तो इनको दिया गया है खेल में योगदान के लिए। इनको ये पुरस्कार, मतलब ये उपाधि दी गई है, एक तरह का सम्मान है ये अपने आप में। ठीक है, और अगर हम बात करें अभी भारतीयों में किस किस को मिला है, तो आपने पढ़ा था रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा जो एयरटेल के जो, मतलब एयरटेल भारती के जो सीईओ थे, जो संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है सुनील भारती मित्तल का नाम आपको ध्यान रखना है। किसको? सुनील भारती मित्तल। इनको भी आपको ध्यान रखना है, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये तो दोनों भारतीय हो गए। एक ऐसा ही आपने और पढ़ा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। याद आ रहा है आप लोगों को? 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दौरान 1919 में उन्होंने इसके विरोध में क्या किया था, इस उपाधि को वापस लौटाया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये वही नाइटहुड की उपाधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रख्यात कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2024 में। कब दिया गया था? 2024 में। और अभी इनका क्या हुआ है? निधन। और ये कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, नाम है कुमुदनी लाखिया। देखिए, आपको पता है जो शास्त्रीय नृत्य है ना, उसी शास्त्रीय नृत्य में एक बहुत ही फेमस नृत्य होता है कथक शास्त्रीय नृत्य। और ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी ये नृत्य किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है? जो डांस सिखाते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, जब ये डांस करते हैं तो इनको जो डांस के जो स्टेप सिखाते हैं ना, वो कोरियोग्राफर ही होते हैं। ठीक है, उनको कोरियोग्राफर कहा जाता है। और अभी कुमुदनी लाखिया को पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी इनका निधन हुआ है, ऐसा ही निधन कुछ आपको याद आ रहा है? एक ऐसा ही नृत्य से संबंधित है, राई लोक नृत्य। अगर आपने पढ़ा हो, राई लोक नृत्य के कलाकार, याद आ रहा है आप लोगों को? राम सहाय पांडे का नाम, राम सहाय पांडे। इनका भी अभी निधन हुआ है और इनको भी पद्मश्री दिया गया था 2022 में। पद्मश्री दिया गया था 2022 में। क्या दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था। और इनको 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया राई लोक नृत्य के कलाकार। एक और आपको ध्यान रखना है, एक ऐसे ही शास्त्रीय ओडिसी नर्तक, शास्त्रीय
ओडिसी नर्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन? याद आया किसी को? मायाधर राउत का नाम। किसका? मायाधर राउत। इनका भी निधन हुआ है और इनको 2010 में पद्मश्री दिया गया था। कब? 2010 में पद्मश्री दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर हम कुमुदनी लाखिया की बात करें तो इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही नृत्य से संबंधित हैं, इन दोनों का निधन हुआ है और दोनों को पद्मश्री दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुमुदनी लाखिया के बारे में। कुमुदनी लाखिया की बात करूं मैं तो इनका जन्म अहमदाबाद के गुजरात में हुआ है और कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में 1964 में की थी। एक फिल्म उमराव जान आई थी, काफी फेमस फिल्म थी 1981 में जो फिल्म उमराव जान थी, जिसके अंदर रेखा ने अभिनय किया था। इस फिल्म के अंदर कोरियोग्राफर के रूप में इन्होंने काम किया था कुमुदनी लाखिया ने। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, कुमुदनी लाखिया। और कोरियोग्राफर का मतलब मैंने अभी बताया, इन्होंने जो डांस के स्टेप किए थे वो इन्होंने ही इनको सिखाए थे, आप ये समझिए। इनको पद्मश्री 1987 में दिया गया, पद्म भूषण जो है 2010 में मिला है और पद्म विभूषण जो दिया गया है वो 2024 में इनको प्राप्त हुआ था और अभी 2025 में इनका निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, खास करके एसएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए, है ना। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और इनका कुमुदनी लाखिया का भी 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर अवार्ड में किस नई श्रेणी की शुरुआत की जाएगी? जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, जो सिनेमा क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है पूरे विश्व में, उसे ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है और उसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी जा रही है। अब वो नई कैटेगरी कौन सी है उस अवार्ड के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट स्टंट डिजाइन का। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब अभी तक तो बेस्ट एक्टर को खिताब दिया जाता था, बेस्ट एक्ट्रेस हो गया, बेस्ट गाना हो गया, है ना, और कोरियोग्राफर हो गया, बहुत सी चीजें हैं जिनको मतलब इसके अंदर क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अब जो स्टंट में जो काम करने वाले हैं ना, स्टंट के कार्य को लेकर के भी अब दिया जाएगा पुरस्कार, ठीक है, कि जो सर्वश्रेष्ठ स्टंट करने वाले हैं, स्टंट के कार्य हैं, उसको भी अब ऑस्कर श्रेणी में पुरस्कार दिए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उस नई कैटेगरी का नाम क्या है? बेस्ट स्टंट डिजाइन या फिर सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। इस नई श्रेणी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, यानी स्टंट में भी, स्टंट के क्षेत्र में भी अब ऑस्कर दिया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑस्कर अवार्ड को ही अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है ना। सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किसके द्वारा दिया जाता है? तो द अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है और अभी वर्तमान में 24 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन ये जो सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की शुरुआत जो है ये 2028 में आयोजित होने वाले 100वें ऑस्कर से होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब आगे चल करके ये 25 क्षेत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 क्षेत्र हो जाएंगे। कौन सा क्षेत्र बढ़ जाएगा? एक ये वाला जो है सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन जो है ये आपका क्षेत्र एक और बढ़ जाएगा। ये कब दिया जाएगा? ये जो नई कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा ये 2028 में, जो 2027 की फिल्में होंगी ना, बेस्ट फिल्में, 2027 की फिल्मों को 2028 में ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा, है ना। तो 100वां ऑस्कर, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये संस्करण है इसका। 100वें ऑस्कर अवार्ड का जो एडिशन है उसकी बात कर रहे हैं। अभी 2025 में कौन सा ऑस्कर दिया गया था? तो 2025 में 97वें नंबर का दिया गया था। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, ऑस्कर अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑस्कर अवार्ड? तो हम बात करते हैं, अभी 97वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था और वो जो है वो अभी 100वें में दिया जाएगा। तो 97th एडिशन है 2025 में। ऑस्कर अवार्ड की बात करें, यहां पे आप बेस्ट एक्टर देख रहे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, है ना, डायरेक्टर यानी निर्देशक की बात कर रहे हैं। ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑस्कर में। बेस्ट फिल्म आपको ध्यान रखना है अनोरा। अनोरा की बात करूं तो इसने 5 श्रेणियों में अवार्ड जीते हैं, है ना, 5 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीते हैं। यानी ऑस्कर अवार्ड में 2025 में बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो कौन सी थी? वो अनोरा थी। बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी का नाम ध्यान रखिएगा, द ब्रिटिश मूवी के अंदर इन्होंने काम किया था। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो मिक्की मेडिसन नाम ध्यान रखिएगा, ये वही अनोरा फिल्म के अंदर काम किया था जिसको बेस्ट फिल्म घोषित किया गया। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर का नाम ध्यान रखिएगा। ये तीनों तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं और ये तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। इसके
इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो आई एम स्टिल हियर को मिला था। ये कहां की मूवी है? ये ब्राजील की मूवी है, ठीक है, ब्राजील कंट्री की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड, अवार्ड्स तो बहुत सारे ऑस्कर में दिए गए थे, उस टाइम मैंने आपको पढ़ाए भी थे जब ये दिए गए थे, सारे अवार्ड्स पढ़ाए थे, लेकिन अभी इस अवार्ड्स में से ये 4 और 5 अवार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर आप क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, यानी अभी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभी इसके, है ना, जो कार्यकारी अध्यक्ष है यानी जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो विनीत जोशी का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दरअसल एम जगदीश कुमार जो हैं ये अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी ये अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है। अब इनके रिटायरमेंट के बाद काम संभालने वाला कोई तो चाहिए, तो विनीत जोशी ने इनकी जगह ली है, इनकी जगह पे काम संभाल रहे हैं अभी। अतिरिक्त प्रभार मतलब ये अभी आप ये समझिए अंतरिम अध्यक्ष बने, यानी बस काम चलाने के लिए, काम संभालने के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो विनीत जोशी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये है विनीत जोशी, आपको ध्यान रखना। अच्छा, यूजीसी की बात करें, यूजीसी होता क्या है, क्या काम करता है? तो यूजीसी जो है ये विश्वविद्यालय यानी जो यूनिवर्सिटी जो होती है ना, उसके शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते हैं ना, उनको अनुदान प्रदान करने का काम भी कौन करता है? ये यूजीसी ही करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और पीवाई की क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। देखिए, एक नाम आपको याद रखना है, यूरी गागरिन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यूरी गागरिन जो है ये सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे, रूसी यात्री थे। उस टाइम पे सोवियत संघ यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, है ना, पहले रूस जो है वो यूएसएसआर हुआ करता था, अब जो है वो रूस हो गया है। तो यूरी गागरिन जो है ये रूसी अंतरिक्ष यात्री थे और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है दुनिया के? तो यूरी गागरिन है। अब ये अंतरिक्ष में कब गए थे? ये गए थे 12 अप्रैल 1961 को, ये सन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब 12 अप्रैल को गए थे, तो ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल को ही हम अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं, क्योंकि यूरी गागरिन जो है वो 12 अप्रैल 1961 को कहां गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। इसीलिए हम इस दिवस को 12 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को गए थे। और किस अंतरिक्ष यान से गए थे ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वोस्तक 1 आपको नाम ध्यान रखना, इसी अंतरिक्ष यान से गए थे। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी दुनिया की वो कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी, और ये 16 जून 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला जो पहला देश था वो कौन था? रूस था। कौन सा भेजा गया था? स्पुतनिक 1 भेजा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोसल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है? ध्यान से नाम सुनिएगा, कोलोसल बायोसाइंसेज ये जो कंपनी है ये किस देश की बायोटेक कंपनी है, जिसने अभी डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। डायर वुल्फ क्या है? ये एक भेड़िए की प्रजाति है, ठीक है। डायर वुल्फ जो है ये भेड़िए की प्रजाति है जो 12,500 साल पहले क्या हो गया था? विलुप्त हो गया था। कई जगह पे लिखा जा रहा है 10,000, कई जगह पे आपको 12,000 देखने को मिलेगा, कई जगह पे 13,000 मिलेगा। दरअसल क्या है ना कि सटीक आइडिया तो ऐसा एग्जैक्ट है नहीं कि जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है जो हमको पता है कि हम कब पैदा हुए, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ तुरंत बता दी कि मैं तो इतने साल इतने दिन का हूं। अब इनका क्या है, ये तो विलुप्त तो हो गए थे, तो इनके दांत या जीवाश्म से इनकी आयु का पता लगाया गया है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है 12,500 साल पहले ये विलुप्त हुई थी प्रजाति। नाम क्या है? डायर वुल्फ। ये एक भेड़िए की प्रजाति है ना। और इसको अभी क्या किया है? फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है कोलोसल बायोसाइंसेज कंपनी ने। और ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है।
अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के डलास में स्थित है। कहां पर? डालस में स्थित है। अमेरिका के डालस में स्थित कंपनी है, ये नाम है इसका कोलोसल बायोसाइंसेज। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि इसने काम कैसे किया है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इन जीवाश्मों के आधार पर इसे जीवित किया गया है, इस जो डायर वुल्फ है इस प्रजाति को। अब ये जो पिल्ले हैं, मतलब इनके जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये जो इनके पिल्ले हैं ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य में अभी पाले जा रहे हैं, अमेरिका के ही अंदर। अब ये पैदा कैसे हुए हैं? तो डीएनए से। इनका जो डीएनए है वो 13,000 साल पुराने एक दांत, ध्यान से सुनिएगा, एक दांत और 72,000 साल पुराने एक खोपड़ी से इनके डीएनए को निकाला गया है ना। आप ये समझिए वहां से निकाला गया इनका डीएनए, और उसके बाद इसको, मतलब आप क्लोनिंग समझ लीजिए, क्लोनिंग के तहत इसको ना, मतलब क्या किया गया है, एक पालतू कुतिया के गर्भ में इसको ट्रांसफर किया गया है, और वहां से फिर ये जो बच्चों का 3 जो बच्चे हैं, इसके जो 3 पिल्ले हैं उनका जन्म हुआ है। ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे काम हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ की है, कौन सी प्रजाति को जीवित किया गया है, डायर वुल्फ। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वो जो 3 बच्चे हैं, जो 3 स्वस्थ इसके पिल्ले हैं जो इसके भेड़िए के, इनके नाम क्या रखे गए हैं? रोमुलस ये नर है, रेमुस ये भी नर है, और खलीसी ये मादा है। दरअसल एक वेब सीरीज आई थी कुछ साल पहले, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ना इन भेड़ियों का जिक्र हुआ था। ये जो भेड़िया आपको दिख रहा है यही है आपका कौन सा भेड़िया? डायर वुल्फ। तो इसका जिक्र हुआ था, इसीलिए खलीसी जो है, आपको ध्यान रखना है, गेम ऑफ थ्रोन्स के जो पात्र हैं उसी के नाम पर, उसी पात्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है ना। ये उसके वो बच्चे हैं जिनको अभी हाल ही में जीवित किया गया है, ठीक है, क्लोनिंग के माध्यम से। अब जिस कंपनी ने किया है उस कंपनी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है? ये ऊनी मैमथ, ऊनी मैमथ की बात करें तो एक हाथी जैसा एक प्रजाति है, आप समझ लीजिए हाथी है ये, बहुत पहले का, जो बहुत ही बड़ी प्रजाति थी। मतलब हाथी से भी कई गुना बड़ा होता था वो, आज के हाथी से भी कई गुना बड़ी साइज होती थी उसकी। उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल होते थे, उसके जो दांत होते थे वो बहुत लंबे होते थे, है ना। उसे मैमथ कहा जाता था। तो ये जो कंपनी है ऊनी मैमथ हो गया। डोडो पक्षी का नाम आपने सुना होगा। तस्मानिया बाघ, तस्मानिया बाघ जो होता है इसका शकल कुत्ते की तरह होता है, आकार भी कुत्ते की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर धारियां बाघ के जैसी होती है। तो तस्मानिया जो बाघ हो गया। उसके बाद उत्तरी सफेद गैंडा, जो कि 2 ही थे जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रेड वुल्फ सहित जितने भी विलुप्त जानवर हैं उन सब को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है। कौन काम कर रही है? ये कंपनी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो काम कर रही है ये, इससे मतलब क्या फायदा है, ये क्यों काम कर रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंपनी है इसका उद्देश्य केवल विलुप्त जीवों को लौटाना ही नहीं है कि जो विलुप्त हो गए उनको ही लौटाया जाए, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन में भी योगदान देना है इस कंपनी का। और कंपनी का नाम क्या है? कोलोसल बायोसाइंसेज। आई होप कि आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। और ये जो डायर वुल्फ की जो प्रजाति देख रहे हैं आप, ये काफी खूंखार भेड़िए की एक प्रजाति है, नाम है डायर वुल्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के सांबा वाथल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो ये एक तमिलनाडु की मिर्च है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये लाल मिर्च की एक प्रजाति है, ठीक है। नाम क्या है इसका? सांबा वाथल मिर्च। ये जो देख रहे हैं यही है सांबा वाथल मिर्च, जो आप इमेज में देख रहे हैं। अब ये जो मिर्च है ये तमिलनाडु के एक जिला है विरुधुनगर। क्या नाम है? विरुधुनगर। विरुधुनगर जिले में उगाई जाने वाली एक मिर्च की किस्म है जिसका नाम है सांभा वाथल मिर्च। इसको दिया गया अभी हाल ही में जीआई टैग। अच्छा, तमिलनाडु से कुछ याद आ रहा है? अभी तमिलनाडु के अंदर ही कुंभकोणम पान का पत्ता, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में है ना, उसको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी में थोवलाई फूल माला जो है उसको अभी जीआई टैग दिया गया हाल ही में, वो भी ध्यान रखना है। और अब तमिलनाडु के ही सांभा वाथल मिर्च को, जो कि विरुधुनगर जिले में उगाई जाती है, इसको दिया गया है जीआई टैग। तो तीनों ध्यान रखिएगा जो भी हाल ही में तमिलनाडु से याद रखने हैं। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सांभा वाथल को जीआई टैग दिया गया है, बताइए ये किस
प्रजाति की किस्म है या ये इसका संबंध किस प्रजाति से है, और आपको दे देगा अमरूद, मिर्च, काजू, बादाम, कुछ भी दे देगा। तो ध्यान रखिएगा इस मिर्च की प्रजाति है, तो आगे वाला नाम पूरा याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा ही एक मैंने आपको और क्वेश्चन पढ़ाया था तेलंगाना के वारंगल से रिलेटेड। किसी को याद आ रहा है, किसी को मतलब याद है तो ध्यान रखिएगा। वारंगल की एक चपाता मिर्च, अब तो याद आ गया होगा, वारंगल की एक है चपाता मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया था अभी हाल ही में, और ये कहाँ की है, ये तेलंगाना के वारंगल में उगाई जाने वाली चपाता मिर्च है। कल मैंने आपको पढ़ाया था मेघालय के अंदर रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम के बारे में, जिसको जीआई टैग दिया गया, मेघालय की है। इसके अलावा मैंने जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल, इनके भी बहुत सी चीजें मैंने पढ़ाई, कल और परसों 2 दिन रिवीजन कराया था, आप पिछला वीडियो उठा करके देख लीजिएगा। जीआई टैग से हमेशा क्वेश्चन आता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब लाइन ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है सन 2030 तक, यानी 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका किसने व्यक्त की है? इसके कारण, ओजोन प्रदूषण के कारण। ओजोन क्या है, ओजोन से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस क्या है, पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए ओजोन से रिलेटेड, इनकी हम चर्चा करेंगे। अभी पहले आप ये समझिए कि जो भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, है ना, गेहूं के अलावा चावल हो गया, मक्का हो गया, तो जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं इसके अंदर कमी की आशंका व्यक्त की है, और ये किया है आशंका व्यक्त आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ऐसा बताया है, उनके जो आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने बताया है कि ओजोन की वजह से, जो ओजोन प्रदूषण है उसके कारण जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे गेहूं है, तो गेहूं के अंदर 20% की कमी आपको देखने को मिल रही है, मक्का के अंदर 7% की कमी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रमुख खाद्य फसल है उसके अंदर कमी की आशंका है, ये आईआईटी खड़गपुर ने कहा है, उनके शोधकर्ताओं ने। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ओजोन प्रदूषण के बारे में कि ओजोन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहली चीज तो ये, इस स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे, उससे पहले आप ये समझिए कि पृथ्वी को सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम कौन करती है? ये ओजोन की लेयर करती है। यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा होगा, ये अर्थ है। अर्थ से जब सबसे ऊपर आपको ट्रोपोस्फेयर दिखेगा, यानी क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो समताप मंडल, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर फिर परतें बढ़ती जाएंगी। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि इतनी मोटी परत है स्ट्रेटोस्फेयर की, उसमें जो व्हाइट कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसमें स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल की बात कर रहे हैं हिंदी में। इसके नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर की लंबाई, अगर ऊंचाई मतलब इसकी मोटाई की बात करें तो ये, या आप कह सकते हैं पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ना। मुख्य रूप से 25 से 30 किलोमीटर के बीच में इसकी जो सांद्रता होती है, डेंसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ओजोन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यानी O3। क्या होता है ओजोन का फॉर्मूला? O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के, 3 परमाणुओं से मिलकर के बनने वाली एक गैस है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर ओजोन परत की मोटाई जो नापी जाती है, वो किस इकाई में नापी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है डॉप्सन इकाई से नापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दरअसल कनाडा के अंदर एक जगह है मॉन्ट्रियल, उस कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और वो समझौता कब होता है? 16 सितंबर 1987 में। इसलिए उस समझौते को क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये समझौता 1987 में हुआ था, लेकिन लागू 1989 में हुआ था। ठीक है, और 16 सितंबर 1987 को यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर जो हुआ था, जो भी कैंसिल हुआ है ना, री एग्जाम वाला, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग पेपर उठा करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। और जब भी आप पढ़ें, हर साल की थीम जरूर याद करते चलिएगा, क्योंकि थीम भी कई बार पूछी जाती है। तो ये कुछ ओजोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? 2025 में भारत की जो पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, ये जसपे बनी है। कौन सी बनी है? जसपे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब जसपे की बात करें तो ये कैसी कंपनी है, तो आपको ध्यान रखना है जो जसपे है ये बेंगलुरु स्थित एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, नाम है इसका जसपे। ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू क्या हो, $1 बिलियन हो या इससे अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है। कितने? $1 बिलियन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिदत्त कापड़ी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हरिदत्त कापड़ी जो है ये इनका संबंध बास्केटबॉल से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इनका अभी 83 वर्ष की आयु में क्या होता है? निधन होता है। इनको अर्जुन पुरस्कार 1969 में दिया गया था और भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे ये, यानी पूर्व बास्केटबॉल कप्तान रह चुके हैं ये भारत के। ठीक है, और इनका अभी निधन हुआ है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंगुनी उथिरम त्योहार कहां मनाया गया है। तो पंगुनी उथिरम त्योहार की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है ये कहां मनाया गया था। ये मनाया गया है तमिलनाडु में, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो त्योहार मनाया जाता है, ये जो देवी देवताएं हैं, हिंदू देवी देवता जैसे राम, भगवान राम, सीता, शिव पार्वती, है ना, कार्तिकेय, और यानी हम बात कर रहे हैं जो कार्तिकेय भगवान है, मुरुगन, देवसेना, तो यानी जो हिंदू देवी देवता हैं इनके विवाह का प्रतीक आपको ध्यान रखना है, उसी प्रतीक के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। समझ में आया? अच्छा, यहीं पे एक और चीज हम देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों ने आंसर दिए थे। अगर मैं बात करूं किस किस ने आंसर दिए थे, तो बहुत से बच्चों ने आंसर दिए थे। उन सभी में से मैं अगर कुछ के नाम बताऊं, जैसे मंजू तिवारी करके हैं, है ना, काफी सीनियर है, उन्होंने आंसर दिया था, काफी सही आंसर था उनका। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसके अलावा रवि रवि शेखर, उनका आंसर आया था, है ना। फिर ऋषभ झा की बात कर लेते हैं, पंकज कुमार सिंह की बात कर लेता हूं, एक डेली डायरीज करके एक आईडी है, वहां से भी मैसेज आया था, काफी सही आंसर था उनका। फिर संगीता टीचर्स की बात कर लेते हैं, है ना। इन सभी बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट थे, इन सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स का मैंने रिप्लाई दिया है ना। किसी ने कुछ गलत किया है उसको भी मैंने सही किया था। एक मैंने पूछा था आपसे कि मैड्रिड जो है वो किसकी राजधानी है, तो आपको ध्यान रखना है मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। ठीक है, कल मैंने पढ़ाते टाइम ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए, आज के क्विज के अंदर, टुडे क्विज में एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं कि दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? आपको याद हो अगर, तो मात्र रिकॉर्ड 6 घंटे में इस रेलवे स्टेशन को तैयार कर दिया था। और आपको बताना है किस देश ने बनाया था। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, है ना। कम से कम 100 लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, टारगेट पूरा कर सकते हैं। मेरा ये टारगेट है कि हर वीडियो में मेरे 100 लाइक तो कम से कम आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।